सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो थंबनेल देख करके थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया हो कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। जी आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्कोप कैसा रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब किस तरह का है, प्राइवेट जॉब किस तरह का है और आप हायर स्टडीज़ में क्या कुछ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ आपके पास इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आता रहे। तो बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियर आज के डेट में इंजीनियरिंग का बहुत ही टफेस्ट ब्रांच है और इसको कोर ब्रांच माना जाता है। इंजीनियरिंग में बहुत ही हार्ड होता है आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना। आज के डेट में क्या, पहले भी ये बहुत ज़्यादा कठिन था। इनफैक्ट आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और एक इसके बारे में एक मिथ ये है ना कि लोग सोचते हैं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भैया आप दिन भर आप कबाड़ में लगे रहोगे, मतलब आप मशीनें खोल रहे हो, आप मतलब यूँ समझ लो कि लोहा आपके आसपास है, ताऊ का ट्रैक्टर खराब वगैरह देखिए, ताऊ की ट्रैक्टर ना चल रही, इस तरह वाला सिस्टम है उधर। लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ है, रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो आपका करियर ख़त्म है, आपका करियर बहुत आगे जाएगा। आज के डेट में तो इसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। वो अलग बात है कि जिस माहौल जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ इस तरह का फ्यूचरिस्टिक बातें लोग नहीं करते। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जो बताएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन उसको फ्यूचर करियर के साथ जोड़ के आपको कोई नहीं बताएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आने वाले डेटा ड्रिवन बिजनेस में क्या रोल रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब आसानी से पा सकते हैं। इंडिया और बाहर भी आप प्राइवेट जॉब पा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब तो इंडिया में आसानी से आप पा सकते हैं। और साथ ही साथ आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। तो हायर स्टडीज़ के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं पैसा। जी हाँ, यानी कि आपका स्कोप कैसा रहने वाला है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपका करियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब्स आपको किस तरह के मिलेंगे और प्राइवेट जॉब्स आपको किस तरह मिलेंगे। तो जॉब के बारे में आपको बहुत हद तक पता होगा। अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो कैंपस प्लेसमेंट होता है। और दूसरा क्या होता है कि आप सेम कैंपस में पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपने अप्रोच अपनी पहुंच से बाहर किसी कंपनी में या आप जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिल सकता है। मैंने अपने इस वीडियो में ज़रूर बताया आईटी लखनऊ के बारे में, वो देखना आप। बाहर के एक बंदे ने यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में गया ऑफ कैंपस और 37 लाख की पैकेज पैक करके ले आया। तो इस तरह का क्या होता है, एक तो होता है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरा आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब कॉलेज किस तरह का है, आपका स्किल सेट क्या है, आपने अभी तक पढ़ाई कैसी करी, एकेडमिक्स आपका कैसा है, आप किस तरह से सोचते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप इनोवेटिव हो भी या नहीं भी हो। बहुत तरीके के और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, किस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रही है, किस लोकेशन के लिए आपको हायर कर रही है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी फलां कंपनी में। मसलन आपके बगल में बैठने वाला अगर कोई स्टूडेंट है, उसको मुंबई लोकेशन के लिए उसकी सेम कंपनी हायर कर रही है और दूसरा बंदा उसको लखनऊ लोकेशन के लिए हायर कर रही है, तो दोनों के सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। क्यों ना आप दोनों ही एक तरीके से सोचते हो, आपका एकेडमिक्स एक ही जैसा हो, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी परफॉर्मेंस एक ही दिया हो, लेकिन दोनों के सैलरी में डिफरेंस होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो इन जनरल आपकी कितनी सैलरी लगती है। इन जनरल का मतलब है जो बहुत सारे लोगों को मिलता है। ऐसा मैं इधर बोल दूं कि आपको हाँ मिल जाएगा, आपको जो है 10 लाख की पैकेज मिल जाएगी, 20 लाख की पैकेज मिल जाएगी, वो इन जनरल नहीं हुआ। वो कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर जिसको मिलता है। मेरा बहुत ही मन है कि एक मैं प्लेसमेंट पे बनाऊँ। अभी कल ही मैं देख रहा था IIM रांची का पूरा प्लेसमेंट डेटा देखा उनका, फिर त्रिची का भी देखा, तो मुझे कई चीज़ें समझ में आई कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी ऐसे प्लेसमेंट घोटाला करते हैं। घोटाला इन द सेंस नहीं कि वो बहुत बड़ा कुछ वो स्कैम टाइप का, मतलब ये है कि जो डेटा दिखाया जाता है ना आपके सामने होता है डेटा बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिस नज़र से देखोगे ना आप धोखा खा जाओगे। तो बिल्कुल बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। इन जनरल आपका एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप एवरेज कॉलेज से हैं तो आपका 25,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक जा सकता है। कोई अगर आपको बहुत ही फेंकता है कि नहीं भैया किसी की एवरेज कॉलेज से एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 40,000 की लग गई, 30,000 की लग गई, 20,000 की लग गई, बिल्कुल ही झूठ है वो। ऐसा नहीं होता। कुछ प्लेसमेंट भी मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। क्या होता है कि जो एवरेज प्लेसमेंट होता है ना वो ऐसे आपको 240 स्टूडेंट का दिखाया जाता है,
पर आप डेटा को जब तोड़ के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पहले जो 20% है उसका एवरेज कुछ और है, पहले 40% का एवरेज कुछ और है, पहले 60% का एवरेज कुछ और है, 80% का एवरेज कुछ और है और 100% का कुछ और है। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बॉटम 40% के जो स्टूडेंट है उसका एवरेज क्या है। एग्जैक्टली वही डिफाइन करता है कि कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट किस तरह की है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो कि प्राइवेट में अगर हो तो इन जनरल आपकी इतने रुपए की ही सैलरी लगने वाली है। और अब बात करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब किस तरह की लगेगी। अब बहुत सारे लोग खुश हो रहेंगे, हाँ चल मेरी बात कर रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे कई लेयर्स में मैंने इसको बांटा है। जैसे एक तो आप गेट के एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं और आपकी PSU में आपका जो है जॉब हो जाता है। दूसरा क्या होता है, UPSC का होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आपका होता है। और फिर स्टेट का भी अपना एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, आपके इसके थ्रू भी जा सकते हैं। मतलब मैं आपको गेट का एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं तो भी आपका 10 लाख प्लस का जो है पैकेज हो जाएगा किसी भी PSU में बहुत ही आसानी से। और गेट का एक और फ़ायदा है कि अगर गेट देने के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप MTech के लिए जाना चाहते हैं या MS के लिए जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंडिया में भी आज हो गए हैं जो MS बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, बस आपको थोड़ा मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि आप मुझे गलत साबित करने लग जाओ। तो क्या है कि आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, आप IIT जा सकते हैं MTech के लिए, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये सब तो एक हो गया हायर स्टडीज़ के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो। और गवर्नमेंट में मैं बात करता हूँ अब सबसे पहले कि UPSC का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है। तो क्या होता है कि गेट के थ्रू जब आपकी जॉब लगती है PSU में तब बहुत हद तक आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि सैलरी कितनी होती है इन जनरल। जैसा मैंने भी बताया आपका 10 लाख प्लस का हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर UPSC ESC से आपका सिलेक्शन होता है या स्टेट ESC में आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी ऐसा बताना मुश्किल है। ये फिर पॉलिटिकल ड्रिवन हो जाता है, वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, फलां अमेंडमेंट ये आ गया, चिला ये आ गया, तो इससे थोड़ी बहुत उसमें ये पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आपका UPSC ESC में आपका सिलेक्शन हो गया तो यूँ समझो कि इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट टेक्नोक्रेट हो गए हो आप, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन हो, एलिटिस्ट ऑफ द एलिट जिसको बोलते हैं ना, वो हो आप। क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, क्या बहुत ही कम लोग क्रैक कर पाते हैं। और जिन्होंने कर लिया फिर तो भैया बल्ले बल्ले बन गए आप इंजीनियर। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हायर स्टडीज़ में कहाँ जाना चाहिए, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर किस में जाना चाहिए, उधर जाके कौन कौन से सब स्पेशलाइजेशन में को चूज़ करना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मेरा अगला जो वीडियो होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, तो वो मैं उसी के ऊपर बनाऊँगा। साथ ही साथ मैं कॉलेज का लिस्ट भी उसमें दूंगा कि इन कॉलेजों में आप जा सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मिथ आपको और समझा दूँ कि बहुत सारे लोगों ने ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऐसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, लोहे और मशीनों से जोड़ के रख रखा है। वो वही लोग होते हैं जो छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, यानी कि Tier 3 Tier 4 की इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ही पढ़ते नहीं हैं। उनका लगता है कि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो भैया अब तो मैं 7वें आसमान पे हूँ। तो वही लोग जो है इस स्पेशलाइजेशन को गलत साबित कर रहे हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी जो कड़ियाँ वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आज नहीं तो कल फ्यूचर करियर में इस स्पेशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये बात आप समझो, आपको आसानी से नहीं मिलेगा, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाएगा। अब जब आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आज के डेट में क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके एल्गोरिथम को जरूर बताना कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मिलते कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।